देखिए, संजय राउत जी का मानसिक दिवालियापन दिखाता है। बस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कुछ से बोल देंगे, बस सुशांत सिंह केस से ध्यान हटाने के लिए आप बोल देंगे। जो क्राइम सीन था वहाँ पे वीडियोग्राफी हुई है, बट जब उन्हें फंदे से उतारा गया है वो सारा सीन डिलीट है, उसकी वीडियोग्राफी की फुटेज नहीं दी गई है आइस के नीचे और एक दो जगह, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कहीं पे कोई इंटरनल इंजरी का निशान नहीं है। शिवसेना क्या जो है पूरा ये पेपर से लेकर मुखपत्र में जो है वो लिखा है उन्होंने कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो है अब घरेलू संबंध ठीक नहीं थे, घर में उनका विवाद था और उनके पिताजी ने जो है शादियां कर रखी थी, दो तीन शादी, उसे जो है सुशांत सिंह राजपूत जो है खुश नहीं थे। तो आप किस वजह से लेते हैं ये? देखिए, सुशांत सिंह केस में अगर गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। तो आप कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक हित भी जुड़ा हुआ है और पर्सनली भी हित है, कुछ ना कुछ है उसमें। तो क्योंकि आप अगर सुसाइड जो क्राइम सीन था वहाँ पे वीडियोग्राफी हुई है, बट जब उन्हें फंदे से उतारा गया है वो सारा सीन डिलीट है, उसकी वीडियोग्राफी की फुटेज नहीं दी गई है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो संदेह पैदा करती हैं। अगर बिहार गवर्नमेंट से ऑफिसर गए थे, उनका अपना हित था, वो काम करने के लिए वहाँ पे गए थे, FIR दर्ज हुई थी, उन्हें करने दिया जाती जांच, शेयर करते उनसे इन्वेस्टिगेशन जो भी शेयर करते अगर कुछ गलत नहीं है। बट यहाँ तो लग रहा है सब कुछ ही गड़बड़ है, गलत नहीं सब कुछ ही गड़बड़ है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जैसे सुनने में आ रहा है, नारायण राणे जी ने भी आवाज़ उठाई है उसमें, एक उन्होंने स्टेटमेंट उनका भी है, बाकी चारों तरफ से सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे जी का भी इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि दिशा जी जो पार्टी में कुछ ऐसे इंसिडेंट वो भी इंक्लूड थे, या काफ़ी बड़े अच्छे पॉलिटिशियन या ओहदे वाले लोग उसमें इंक्लूड थे उस पार्टी में 1-2 दिन पहले। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि उनकी मैनेजर सुसाइड कर लेती हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं और उसके बाद जांच नहीं करने दी जाती कोई अपने आप। 1 महीना हो गया, आप बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 5 आदमी को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, बस इससे ज़्यादा आपने 1 महीने के अंदर आप यही नहीं बता पाए कि सुसाइड के क्या कारण थे, अगर सुसाइड ही हुआ है। बट कहीं ना कहीं उनके घर वालों की डिमांड है और वो कह भी रहे हैं, और सबकी सुइयाँ भी उनका ट्रांसफ़र अकाउंट बैलेंस देखिए और सब चीज़ देखिए, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करती हैं कि मर्डर हो सकता है ये चीज़ें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ सोशल साइट्स पे मार्क भी चल रहे हैं आइस के नीचे और 1-2 जगह, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कहीं पे कोई इंटरनल इंजरी का निशान नहीं है। तो बट वो रिपोर्ट जब तक वो शेयर नहीं करेंगे, अब वो जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट शेयर नहीं करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और किसी और को इंक्लूड नहीं करेगी इसमें, तो तब तक क्या कह सकते हैं। लेकिन शक सुई तो पूरी है इनके ऊपर, और जाँच का दायरा CBI के पास होगा तो हमें यकीन है सच्चाई सामने आएगी, और बहुत ही जरूर। तो महाराष्ट्र पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप एक डॉक्टर होने के नाते, जब सुसाइड हुआ था और पोस्टमार्टम से पहले ही जो है पुलिस ने कई तथ्य छुपाने के, जैसे कि उन्होंने कुछ तथ्य छुपा दिए थे कि भाई ये सुसाइड है, तो आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर के नाते क्या लगता है कि ये सुसाइड था या गड़बड़ लगती है? जी, एक्चुअल में क्या है कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो एग्जैक्ट क्राइम ऑफ सीन पे जो भी सबूत थे उनको कुछ को उन्होंने एट ए टाइम जो प्रॉपर फोरेंसिक रिपोर्ट्स या फोरेंसिक एक्सपर्ट आके इन्वेस्टिगेट करते हैं और बाकी मार्किंग और सब चीज़ें डॉग स्क्वाड से सब चीज़ें करते हैं, और वहाँ की वीडियो फुटेज और वो सब चीज़ें उनसे छेड़खानी की गई है कहीं ना कहीं। एट ए टाइम क्राइम सीन पे जो चीज़ होनी चाहिए थी प्रॉपर वो फॉलो नहीं हो पाया, और उसके बाद उसके बाद जैसे वीडियो का कुछ सीन है, ये फुटेज क्योंकि प्रॉपर वीडियोग्राफी हुई है उसकी, बट वो वीडियोग्राफी नहीं हुई जब से फंदे से उतारा गया उनको। तो वो क्यों, या तो वीडियोग्राफी नहीं हुई या फिर डिलीट की है उन्होंने, तो उसके पीछे क्या वजह है। और देखो, महाराष्ट्र पुलिस ने तो हो सकता है काम थोड़ा बहुत किया है अपना, बट उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, अब पर्सनली किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट है लेके जैसे आदित्य ठाकरे जी का भी नाम है और भी कुछ बड़े पब्लिसिटी का उनका भी नाम है। तो मैं भी इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को प्रेशराइज करके उन सबूतों को हटवाया गया है, और वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। और आप देखिए, जो बात उठाना चाहता है इस बारे में, जो भी बात उठाना चाहता है
उसको बोल दिया जाता है कि आप ये बिहार इलेक्शन के लिए इसको एजेंडा बना रहे हैं या कुछ है वो। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के ही आइकन नहीं, पूरे देश के लाखों युवाओं के आइकन थे, जो एक छोटे से जगह से अपनी मेहनत के बलबूते इतना बड़ा स्टार बना, इतनी मेहनत की, वो एक एग्जाम्पल सेट किया एक आम जनता के लिए, एक यूथ के लिए, कि एक छोटा से छोटा हल्का गरीब आदमी भी, आम आदमी भी उतनी बड़ी लेवल तक पहुंच सकता है मेहनत के बलबूते और अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से। और देखिए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो बिहारी बाबू का नाम जानते हैं, उन्होंने आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में भी, और कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट चला रही महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं बस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज करते हैं। बिहारी होने के, बिहारी मैं हूँ तो उस टाइम पे इलेक्शन है तो यूज कर लेंगे, बट उन्हें न्याय से मतलब नहीं है। वो सुसाइड, उसका मर्डर हुआ है, उसका दोषी को सज़ा मिले, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखते हैं, इससे ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पोस्टमार्टम का टाइमिंग भी नहीं है उसमें, तो आप किस वजह से लेते हैं कि जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते तो टाइमिंग आना चाहिए, तो वो टाइमिंग किस तरह से डिलीट हो गया, किस वजह से लेते हैं? इस केस में शुरू से ही पुलिस ने ढिलाई बरती है और कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। जैसे देखें, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पुलिस को सौंपी गई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गवर्नमेंट पुलिस ने कहा कि वो 3 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। उसके बाद फिर दोबारा से लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ करा, तो उन्होंने एक 5 की कमेटी बना के वो एक दूसरी रिपोर्ट उन्होंने बनवा के दे दी, जिसमें डिफरेंस है वो दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ठीक है, तो और वीडियो है, जो कुछ फुटेज उसमें से डिलीट है क्राइम सीन पे, उस टाइम पे जो वीडियोग्राफी कराई गई थी पुलिस द्वारा, उसमें कुछ फुटेज डिलीट है। और ऐसे ही टाइमिंग का, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट है, जो 5 मेंबर ने दी, वो पहले 3 मेंबर दी, उसमें डिफरेंस है, जैसे टाइमिंग की डिफरेंस है। और बाद की रिपोर्ट कहती है कि इंटरनल इंजरी नहीं है, नाखूनों में कोई टिश्यू नहीं है, तो बट पहली में कुछ और इंडिकेशन थे, कुछ रिपोर्ट मैच नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है, और जिसमें कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज करके, पुलिस को प्रेशराइज करके, डॉक्टर्स को प्रेशराइज करके, अपने तरीके से रिपोर्ट मैनिपुलेट करके बनवा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, सीबीआई जांच करेगी, तो कहीं ना कहीं आगे हमारे राज ना खुलें। अब उसे छुपाने में लगे हुए हैं, जितना हो सकता है उतने वो सबूत ख़त्म नष्ट करने में लगे हैं। और यहाँ तक कि आज उनके भाई का, सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं नीरज जी विधायक, उनको भी जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, पुलिस वहाँ की धमका रही है उनको। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेव करके चल रहे हैं पुलिस वाले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि आगे सबूत नष्ट करने में लगे, कि आगे सीबीआई जांच होने पे उनका नाम कहीं से ना आए। जो बड़े लोग हैं इनके पीछे, जिनका हाथ था इस के पीछे, उनका नाम कभी सामने ना पाए। लेकिन हमें उम्मीद है सच सामने आएगा, और सच को कोई नहीं रोक सकता, और आना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाखों यूथ थे, उनके आइकन था सुशांत सिंह राजपूत, तो उसके न्याय की मांग है और न्याय मिलना भी चाहिए। चलिए, आपने तो एक्सपर्ट, जो आप डॉक्टर के क्षेत्र में आपने बताया कि इस तरह से जो है जो उनके जो है सबूत छुपाए गए हैं, और उनके जो इंजर्ड हुए थे उनके बारे में। अब राजनीतिक तरीके से देखें, और ये फिल्म जगत के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इतने छोटे स्तर से जो है इतने बड़े स्तर पे जाना एक युवा का, और उस फिल्म इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि वहाँ पर एक लॉबिंग टाइप में चल रही है, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ऐसा भी सुनने में आया है कि ऐसा भी लगता है कि वो लोग जो है, जिसको जो पसंदीदा जो कलाकार होता है उसको जो फिल्म दी जाती है, और डिप्रेशन में था। तो क्या आपको क्या लगता है कि इतने बड़े जो हमारा जो बॉलीवुड है, उसमें क्या कोई गैंग काम कर रहा है इस टाइप का, कि जैसे कि पहले से बदनाम है फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें दाऊद इब्राहिम का जो है पैसा लगता है, और बड़े बड़े जो माफिया होते हैं उनका पैसा लगता है, तो आखिर में ये कौन संचालित कर रहा है? और ऐसे इनोसेंट जो है युवा मारे जाते हैं, कई बार इस तरह से होता है, जो ऐसे होनहार जो कलाकार होते हैं उनको उनसे पहले ही मिटा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली जो है, आप बताइएगा क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सही कहना है आपका, और गैंग चल रहा है, प्रॉपर एक लॉबी बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को बढ़ावा देती है,
जो उनके नीचे जो उनकी आगे पीछे रहते हैं, जो उनके लिए जो सब कुछ करते हैं, उन्हीं को मौका दिया जाता है। आप देखिए कितने लाखों युवा हैं जो टैलेंटेड हैं पूरी इंडस्ट्री में, जो यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर से या देश के हर कोने से जाते हैं, मुंबई पहुँचते हैं। उनके अंदर जो नेपोटिज्म के एक्टर हैं उनसे ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर है, डांस से लेके हर चीज़ में टैलेंट, बट उन्हें मौका नहीं मिलता। मौका मिल भी गया तो उन्हें उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि लॉबी वर्क करती है, एक पूरा एक गैंग बना हुआ है। अगर आप उनके हाथ पैर जोड़ोगे, जो चाहते हैं वो सब कुछ करोगे, तो आपको आगे काम मिलेगा, अदरवाइज आपको वहाँ रुकने का हक ही नहीं है उनके हिसाब से। और देखिए नेपोटिज्म की बात कंगना रनौत ने की थी। आज देखिए कोई भी उस लॉबी का कोई भी प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में चांस देता है? नहीं। और वो तो उस शख्सियत बन चुकी थी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी, उन्होंने खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया, तो खुद से अपनी फिल्म प्रोड्यूस करती हैं वो, और युवाओं को भी कुछ को मौका देती हैं। बट जो इस लेवल का नहीं एक्टर या एक्ट्रेस बन पाया है, वो आवाज़ उठाएगा तो उसको तो कोई काम भी नहीं मिलेगा, अपना प्रोडक्शन बना नहीं सकता, वो अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर नहीं सकता, क्योंकि एक आम आदमी ही जाता है बेचारा, स्ट्रगल करता है वहाँ पे जाके, तो वो उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। वो गैंग उसे फिल्म में काम नहीं करने देता। आप मीडिया में क्या बोलोगे वो भी डिसाइड होता है कि आप उन गैंग के हिसाब से ही आपको बोलना है। आपको पार्टी में किसके बाद फ़ोटो खिंचाना है ये भी डिसाइडेड होता है। जिसने पहले खिंचा लिया समझो उसकी आगे से फिल्म में एंट्री बंद। तो ये देखिए पूरा गैंग बना हुआ है। तो नेपोटिज्म पे बात हो रही है, अब होने लगी है, खासकर सुशांत सिंह के बाद काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई है। लेकिन हम चाहते हैं जब से इंडस्ट्री के अंदर से मांग नहीं उठेगी, सब ये गैंग नहीं टूटेगा, इनकी मोनोपोली नहीं, ये सिंडिकेट बना हुआ है, इसे हमें हटाना पड़ेगा। हम तो नहीं, जब तक इंडस्ट्री वाले खुद से नहीं हटा पाएंगे। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है उसमें, क्योंकि नेताओं के बेटे, आप इतने एग्जांपल देख लीजिए, नेताओं के बेटे वहाँ एक्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े जो पहले से स्टार हैं उन्हीं के बेटे वहाँ एक्टर बन जाते हैं, उन्हीं की बेटियाँ एक्ट्रेस बन जाती हैं। वो 17 साल की भी नहीं होती, 15 की भी नहीं होती, वो एक फिल्म में लीड रोल कर रही होती हैं। टैलेंट की वजह से नहीं, ये आप सब जानते हैं, जनता जानती है, सब पूरा देश जानता है। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत हो रही है? सीबीआई जांच की जो है, सीबीआई जांच में वो जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं, बिहार पुलिस जाती है, उनके एसपी को जो है क्वारंटाइन किया जाता है, तो सरकार को किस बात का खतरा है? और उद्धव ठाकरे का जो है वो बच्चा जो है बराबरी समझ लें, उद्धव ठाकरे का बेटा और उसकी एज तकरीबन बराबरी है, तो इतना बड़ा क्राइम हुआ तो उनको कम से कम जो है ना सच सामने लाना चाहिए था और जांच आगे बढ़ानी चाहिए थी कि आखिर में उनका भी बेटा है, जैसे उनका बेटा है वैसे वो भी है, एक होनहार है, वो पॉलिटिकल में अपना करियर बना रहा है, ये अपने जो है कलाकारी में जो है फिल्म इंडस्ट्री में। तो आप सरकार हैं और एक सिद्धांतवादी जो है पार्टी के नेता हैं, उनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम था, और आज वो जो है इस तरह से ये गठबंधन में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ मिल करके ये सब जो है सबूत मिटाने का ये क्यों षड्यंत्र हो रहा है? और उद्धव ठाकरे को आखिर में किस बात का डर है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ में सुधार करवाना चाहूँगा। सिद्धांतवादी बाला साहब ठाकरे थे। जब तक वो थे तब तक उनकी पार्टी सिद्धांतवादी थी। अब सिद्धांतवादी कह के सिद्धांतों की उस शब्द को छोटा मत कीजिए। सिद्धांत तो उन्होंने बेच दिए। जो उनका सिद्धांत था, उनकी विचारधारा थी, उनके फादर बाला साहब की राजनीतिक विचारधारा रही है, संघर्ष रहा है, सबको उन्होंने एक साइड करके अपने बेटे के पॉलिटिकल कैरियर के लिए और अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सब विचारधारा को बेच दिया उन्होंने। अपने सिद्धांत को, अपने संघर्ष, जो पुराना बाला साहब का संघर्ष था, उसको भी बेच दिया उन्होंने, उसको भी बेच दिया। किसके लिए? एक सरकार के लिए, अपने बेटे के पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए। और वही बेटा, उस बेटे को एक पॉलिटिशियन बनाने के लिए ये दूसरा पप्पू साबित होने जा रहे हैं। देखिए, वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सब समझते हैं कि कौन, क्योंकि पहले तो ये पॉलिटिकल लीडर बनाया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी। अब सिद्धांत की बलि चढ़ाने के बाद अब उन्हीं के पॉलिटिकल बेटे ने
उनका नाम इस सुशांत सिंह केस में आया है। अब उसको बचाने के लिए वो 10 चीज़ें बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे, सच्चाई सामने नहीं लाने दे रहे, खुद से पुलिस से जांच करवा नहीं रहे, 4 आदमी को बुला के बस स्टेटमेंट उनका लेते हैं। इससे ज़्यादा 2 महीने में उन्होंने कुछ नहीं किया, 1-1.5 महीना हो गया है, कोई इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं पहुंची। बस किस लिए? अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल लीडर तो बना दिया तथाकथित, बट परिपक्व नहीं हुए। अब उन्हीं के, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में जाना, और क्योंकि कहीं ना उनका नाम आ रहा है आदित्य ठाकरे जी का, तो कुछ ना कुछ जुड़ाव है, नहीं है तो उन्हें सामने आके बोलना चाहिए। पार्टी में तो गए हैं, और भी लोग हैं, वो चीज़ें आ रही हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं बोलना चाहिए सामने आके कि हाँ ठीक है, मैं पार्टी में गया बट मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। बट वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, उसको छुपाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने सिद्धांतों की बलि पहले चढ़ा दी थी, और अपने खुद के पॉलिटिकल कैरियर की बलि चढ़ाने जा रहे हैं, और ख़ासकर बेटे के लिए। लेकिन लगता है कि वो भी जो अपने पप्पू जी हैं, हो सकता है उसी राह पे ना पहुँचें, क्योंकि परिपक्वता बहुत ज़रूरी है राजनीतिक के लिए। आपको लाखों लोगों का, पूरे स्टेट का रिप्रेजेंट करना होता है, तो बहुत ही समझदारी से, अनुभव के साथ ये जिम्मेदारी होती है। इसको अगर उसके बाद मिनिस्टर बनने के बाद चीज़ें आप पार्टियां करोगे, और सुसाइड केसों में नाम आएंगे आपके, और कुछ से कुछ स्टेटमेंट या इधर उधर घूम तो चीज़ें, और वर्क काम करके नहीं दिखाओगे जनता को, तो वो मेरा मानना है कि ये सब एक तरीके से वही पॉलिटिकल, जैसे होता है ना कि एक गांधी विरासत चल रही है, ऐसी वो उस विरासत को, जो चीज़ जिस लायक नहीं है, जिसके अंदर भी टाइम नहीं है, या अभी उसके अंदर परिपक्वता नहीं है, चीज़ें नहीं हैंडल कर सकता, लेकिन ज़बरदस्ती आपको क्यों लीडर बनाना उसे? क्योंकि खिलवाड़ जनता के साथ हो रहा है, पब्लिक के साथ हो रहा है, पूरे स्टेट के साथ हो रहा है। हम वोट देते हैं वो मिनिस्टर को काम करने के लिए, वो काम करना, ये नहीं कि पार्टियाँ करके ऐसे केसों में नाम आए और वो सब चीज़ें। तो उनके मित्र मंडली में जो एनसीपी के एक बहुत बड़े जो नेता हैं, उनका भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, जब जीवित थे वो इतना फेम में नहीं थे, जब उनकी डेथ होगी तो बहुत ज़्यादा फेम में आ गए। तो इस तरह से कहना, इस तरह के बयान देना, एक पॉलिटिकल जो सरकार, जो पार्टियां सरकार चला रही हैं, किसी का बेटा है और एक मर्डर हुआ है और उसको मिस्ट्री है, तो उसको इस तरह से बोलना है जो लोग गवर्न कर रहे हैं, तो कि कहाँ तक आपको अच्छा लगता है? देखिए, ये तो उनके घर वाले, उनके ऊपर क्या बीत रही है। इतनी यंग एज में उन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनकी भावनाओं के साथ खेलना है ये तो, और उनके भावनाओं के साथ खेलना भी है, और उनके जख्मों को कुरेदना भी है। सच तो आप लाने की कोशिश नहीं कर रहे, उसके पीछे कौन लोग हैं, और उसकी जगह उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं। जैसे मिस्टर संजय राउत जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि उनके फादर के रिलेशन ठीक नहीं थे, वाइफ से, सेकंड वाइफ शादी, मतलब चीज़ें जो आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट के दाग को धुलने के लिए, आप किसी के भी जख्मों से छेड़छाड़, उनकी भावनाएं, किसी माँ बाप के एक बार दुख दर्द को समझो तो सही। एक बार अगर 2 मिनट सोचोगे तो आपका दुख दर्द हो सकता है 0.1% आपको थोड़ा बहुत फील होगा, तब आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे पाओगे। लेकिन वो बस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उनके जख्मों को रेदना, उनके बेचारा जवान बच्चा उनका चला गया इस उम्र में, वो इतना होनहार, इतना टैलेंटेड हो सकता है वो बिहार के, क्योंकि वो इस जगह पे पहुंच चुके थे सुशांत सिंह राजपूत, तो हो सकता है आगे अपना प्रोडक्शन हाउस खोलते। बिहार के ऐसे आम, बिहार या छोटी जगहों से लोग गए हुए, जो आम लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं स्ट्रगल करने, उन्हें चांस देते, क्योंकि जो उनका टारगेट इंडस्ट्री का, उस गैंग का यही है, जो भी बड़ा बने, उन्हें लगता है कि ये अपना प्रोडक्शन या अपनी एक नए जो आम लोग हैं उनको मौका मिल सकता है, हमारे रोज़गार, हमारे बच्चों को आगे फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिलेगा, ये वो आगे कर सकता है फिल्म में बना, तो वो उसको ऐसे ही दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें मर्डर तक जाना पड़े, चाहे सुसाइड तक, चाहे मेंटली टॉर्चर तक, और चाहे, क्योंकि पीछे कितने एग्जाम्पल आए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही। आदित्य पंचोली का हत्या वो था, सुसाइड केस दिशा जी का, उनमें उनका नाम था आदित्य पंचोली जी का। तो और भी पूरी लॉबी है एक्चुअली, जो आप चीज़ें देखते हैं, और अभी तो बहुत चीज़ें जो खुल के आने लगी हैं,
आज तक तो पता ही नहीं थी काफ़ी चीज़ें। अब बताइए कि महेश भट्ट जी उन्हें अपने बच्चे ही मिलते हैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा टैलेंट उनके पास नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद उनका नाम इस केस में आया है, रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ता है। उनसे महाराष्ट्र पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पूछताछ करी, 2-3 बार करी, क्या करी, क्यों करी, क्या रिजल्ट है, और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें रिया चक्रवर्ती की रेगुलरली महेश भट्ट जी से बात होती थी। तो क्यों बात होती थी, क्या साजिश थी उसके पीछे, क्या मोटिव था, बट वो छुपा दिया गया। वो मीडिया में उनका नाम आया, वो डिटेल आई कि बातें होती, तो इसलिए उन्होंने महेश भट्ट जी को बुलाना पड़ा पूछताछ करने। बट आखिर में हुआ क्या, वो सवालों का जवाब मिला तो पब्लिक को तो नहीं मिला, पुलिस को मिला तो उन्होंने वो सबूत वहाँ से ख़त्म कर दिए चीज़ें। तो देखिए ये बहुत बड़ी लॉबी है, और ये अगर इस लॉबी के ख़िलाफ़ सबको बोलना पड़ेगा। अगर हमें आम आदमी या यूथ है जो स्ट्रगल कर रहा है उनको आगे लाना है। और बिहार के कितने एक्टर्स हैं, चाहे बिहार के, यूपी के पंकज त्रिपाठी हों और नाना पाटेकर हों, आपके नवाजुद्दीन हों, और भी काफ़ी एक्टर हैं जिन्हें स्ट्रगल करते करते 40 के एज में उन्हें काम करने का मौका मिला, जिनके पास टैलेंट था और टैलेंट आज साबित करते हैं, वो टैलेंट साबित करते हैं कि वो इस लेवल का टैलेंट था। तो जिन्हें आज बॉलीवुड ही पूछ रहा है उस टैलेंट को, बट उन्हें इतने साल क्यों लगे, क्योंकि वो लॉबी वर्क करती है और जो बाहर से जाएगा उसको मौका नहीं मिलेगा। कोरोना वॉरियर्स का मनोबल गिराएंगे, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे। आप अगर डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे तो एटलीस्ट आप उनका मनोबल भी ना गिराएं। और सभी मांग कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए किसी भी तरह से, चाहे कितना ही सड़कों पे आना पड़े या किसी भी तरीके से आवाज़ उठाने के लिए किसी भी तरह से हमें कोशिश करेंगे, वो कार्रवाई करवा के ही रहेंगे। महाराष्ट्र की जहाँ तक राजनीति पे आप देखते होंगे कि संजय राउत जो है हमेशा कुछ न कुछ विवादास्पद बयान देते रहे, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति में हो चाहे वो, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत विवादास्पद बयान दिया। इतने सीनियर नेता होते हुए भी डॉक्टर्स लॉबी का जो अपमान किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से ज़्यादा जानकार जो है कंपाउंडर होते हैं। तो आप इसको कैसे वैसे लेते हैं? देखिए अभी देखना पड़ेगा कि ये जो पिछले कुछ टाइम से अफसोसजनक ऐसे बयान दे रहे हैं, और अभी कल जो इन्होंने बयान दिया है डॉक्टर्स के लिए, बहुत ही अफसोसजनक, खेदजनक, बहुत ही डॉक्टर्स का मनोबल गिराने के लिए। उन्होंने ये बात कही है कि डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज कंपाउंडर रखते हैं। मैं दवाई कंपाउंडर से लेता हूँ, डॉक्टर से नहीं। तो ये आप अगर डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे तो एटलीस्ट आप उनका मनोबल भी ना गिराएं। और अगर उन्हें डॉक्टर पे इतना विश्वास नहीं है तो लास्ट ईयर उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराई लीलावती हॉस्पिटल में, तब क्यों उन्होंने कंपाउंडर से नहीं कराई? तो देखिए ये बहुत ही, हम इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं। बहुत ही अफसोसजनक है ये, और बहुत ही दुख होता है जो अपने परिवार को, अपने को संकट में डाल के देश सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए ऐसा बयान देना, और अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, कहीं ना कहीं उनका अपना राजनीतिक फ़ायदा होगा, जो भी होगा। लेकिन हम कार्रवाई की मांग करते हैं सीएम उद्धव ठाकरे से भी, जिन्होंने जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, सामना के भी उन्हें पार्टी से निकालें, उन पर कार्रवाई करें। और IMA ने भी लिखा है रिटन में, उपराष्ट्रपति को कंप्लेंट दी है, और सभी मांग कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इससे डॉक्टर्स का मनोबल बहुत गिर जाएगा, बहुत गिरेगा। अगर आप राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसे और भी कोई बयान देने लग जाएंगे, सब देने लगेंगे, तो क्या होगा? वो आज जो आदमी अपने परिवार को छोड़ के लगा हुआ है, अपने परिवार को संकट में डाल के देश सेवा में लगा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स का ये मनोबल गिराना है। बहुत ज़्यादा खेदजनक है ये, और बहुत ही निराशाजनक, जिसे कहते हैं। बहुत दुख होता है ऐसा बयान सुन के, बहुत ही दुख हुआ। और हम इस पे पूरी कार्रवाई की मांग करते हैं, और आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें किसी भी तरह से, चाहे कितना ही सड़कों पे आना पड़े या किसी भी तरीके से आवाज़ उठाने के लिए किसी भी तरह से हमें कोशिश करेंगे, कार्रवाई करवा के ही रहेंगे।
क्योंकि ऐसा बयान इस सभ्यता में, इस समाज में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो भी कोरोना वॉरियर्स के लिए। व्यापक महामारी, विश्व महामारी जो है, जो पूरे विश्व में जो है व्याप्त है, और हमारे डॉक्टर्स जो है तन मन धन से जो है पूरे लगन के साथ में इस अभियान में लगे हुए हैं। और इस मौके पर संजय राउत का इस तरह से बोलना, और महाराष्ट्र में IM उन्होंने भी मांग किया है कि इसकी जो है बर्खास्ती होनी चाहिए, उनके इस्तीफा मांगा है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों संजय राउत इस तरह से जो है अनाप शनाप बयानबाजी किसी भी क्षेत्र में? देखिए, डॉक्टर्स का क्षेत्र जो है उनका नहीं आता है, उसमें उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि कंपाउंडर और वर्सेस डॉक्टर। तो आप किस वजह से लेते हैं कि क्यों इतनी बौखलाहट, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे ये जो है नॉन प्रोफेशनल, वो तो डॉक्टर्स के क्षेत्र में कुछ जानकारी भी नहीं रखते हैं, तो क्यों बोलते हैं इस तरह से? देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे कुछ टाइम से उन्हें देखें तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हालात हैं, जो वहाँ पे सुशांत सिंह केस हो या और भी कुछ कंडीशंस हो, पालघर हो या कुछ भी हो, ऐसे केस हुए हैं जिनसे सरकार पे कहीं ना कहीं आरोप है, सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पे से ध्यान हटाने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं, जानबूझ के अनाप शनाप बोलते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। अभी मीडिया में सुशांत सिंह चल रहा है, ये केस और भी कुछ चल रहा है, उस पे ध्यान हटाने के लिए जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट देते हैं वो, जिससे मीडिया का ध्यान हट जाए, लोग वाग सवाल ना पूछें, उनका सरकार का कामकाज का सवाल ना पूछें, लेकिन अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए डॉक्टर्स को इसमें घसीटना, ये बहुत ही शर्मनाक है। और ख़ासकर कि ऐसी बातें बोलना कि कंपाउंडर, मैं तो कंपाउंडर से दवाई लेता हूँ, डॉक्टर से नहीं लेता हूँ, और WHO के बारे में बोला है कि इनकी वजह से कोरोना फैला है, तो ये कहीं ना कहीं उनका अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो यूज कर रहे हैं, मोहरे बना रहे हैं। लेकिन कोरोना वॉरियर्स को यूज करना, इस्तेमाल करना अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ये बहुत ही अफसोसजनक है। उनका मनोबल गिराना है। वो दिन रात लगे रहते हैं बिना घर जाए। आप ही कोरोना वॉरियर्स के डॉक्टर्स की कोविड के अंदर ही डेथ हो चुकी है। उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी, जिन्होंने उनके बेटे ने देश सेवा में अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए, और वो उनके लिए ऐसा अफसोसजनक ऐसी बातें बोलते हैं। उनके घर वाले क्या विचार कर रहे होंगे घर पे बैठ के, आज क्या उनके मन में क्या बीत रही होगी, वो समझ नहीं सकते, वो जवाब दे सकते हैं उनको। बस अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ ही बोलना, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत, अगर उन्हें इतना ही विश्वास है कंपाउंडर्स पे, तो आप क्यों एंजियोप्लास्टी डॉक्टर से कराते हैं? क्यों आप नॉर्मल खुद फिजिशियन के पास जाते हैं? बस मीडिया में कहने के लिए कि मैं कंपाउंडर से दवाई लेता हूँ, डॉक्टर ज़्यादा ज्ञान कंपाउंडर को होता है। तो मेरा मानना है कि ये काफ़ी निराशजनक, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे इंसान को ऐसे सभ्य समाज में, और इतने बड़े राजनीतिक ओहदे पे हैं वो, उनका ऐसा बयान देना कहीं से भी सही नहीं ठहरा जा सकता। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और समाज को मैसेज जाना चाहिए। और भी कोई फ़ायदा, अपना पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट आगे ना दे। ऐसी कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना बड़ा राजनीतिक ओहदे वाला व्यक्ति अगर ऐसी बात बोलेगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो कल को कुछ और भी लोग अनाप शनाप अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऐसे बयान दे सकते हैं। तो हमारी मांग है, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और राज्यसभा सांसद से भी इन्हें बर्खास्त किया जाए। उपराष्ट्रपति जी से हमारी मांग है, डिमांड है। संजय राउत का जो पॉलिटिकली जो इन्वॉल्वमेंट है उनके नेताओं का, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो एक प्रोफेशनल लॉबी पे उतार रहे हैं। और डॉक्टर्स को इतना बड़ा जो है अपमान करना, कि देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है कंपाउंडर और डॉक्टर्स में। तो वो इस तरह से जो है डॉक्टर्स का अपमान करना, कि कंपाउंडर को ज़्यादा जानकारी होती है, आखिर में वो डॉक्टर्स को क्यों इतना खींच निकाल रहे हैं? और आप क्या संदेश देना चाहते हैं ये संजय राउत को, कि जो इस तरह से जो है बयानबाजी जो हर क्षेत्र में न दें जहाँ उनकी जानकारी न हो? देखिए, संजय राउत जी का मानसिक दिवालियापन दिखाता है। ये मानसिक दिवालियापन है उनका, कहीं ना कहीं वो ऐसे स्टेटमेंट देने लगे हैं, और ख़ासकर डॉक्टर्स को निशाना बनाने लगे हैं। और ऐसा बयान इस समाज में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। आप मतलब एक डॉक्टर्स का अपमान, कोरोना वॉरियर्स का अपना अपमान, आप उसको इतने पिछले 4 महीने से वो
दिन रात एक करके लगा हुआ है, काफ़ी डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको उसके आपके काम की सराहना नहीं कर सकते। आप 5 मिनट मुंह पे मास्क नहीं लगा सकते, वो 24 घंटे मास्क लगा के पता है, पीपीई किट पहनता है, उससे पूछा है उसका क्या हाल होता है, वो फिर भी देश सेवा में लगा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सारे एक्सपर्ट होते हैं, दुनिया के जो है डॉक्टर्स का एक पैनल होता है जो कि प्रत्येक जो डिजीज़ में जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। और ये संजय राउत जो है सिंपली जो है ये इस तरह से इधर उधर की बातें करते करते जो है राजनीति में बहुत बड़े नेता बन गए हैं। और ये लोकतंत्र है, यहाँ जो है संख्या बल पे जो है सरकार चलती है, और जो इतने प्रोफेशनल होते हैं जिनमें एक्सपर्टीज होती है उनको सवाल करना और विश्व स्वास्थ्य संगठन पे, और जबकि ये वैश्विक की महामारी है, उनको ब्लेम करना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है ये लापरवाही से हुआ। अब क्या चाहते थे वो, किस तरह से, क्योंकि ये महामारी है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है और सभी लोग लगे हुए थे, सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, ये सब अनुसंधान चल रहा है, तो तब इसके बाद भी वो इस तरह की बातें करते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने देश के डॉक्टरों का अपमान किया, जो है अपने देश में जो है देखा होगा आपने कितने हद तक जो है हमारे डॉक्टरों ने जो है ये इस डिसीज़ को रोका है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी बात कर रहे हैं तो कहाँ तक जानकारी रखते हैं, वो उस क्षेत्र में जानते ही नहीं है, वो उनका प्रोफेशन ही नहीं है, तो क्या क्या कहें। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमें ऐसे पॉलिटिशियन मिले हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हमें इतने बड़े ओहदे पे हैं और वो हमें मिले हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो जिस चीज़ की नॉलेज नहीं रखता उस पर ज़्यादा बात करता है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कोरोना एग्जैक्ट में है क्या, क्या टाइप हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब उन्हें पता ही नहीं, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। चाहे झारखंड में ले लीजिए, जो 10वीं पास हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, आज तक वहाँ पीएचडी से नीचे कोई मिनिस्टर नहीं बना, ग्रेजुएशन से नीचे, तो वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे लोगों को बढ़ने भी दिया और हमारे ऊपर ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, और हमारा मनोबल भी गिराते हैं, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल गिराते हैं। और WHO जो अपने काम पे लगी हुई है, आप उनका कहना है कि ये कोरोना WHO की वजह से फैला है। देखिए, ये तो एक मानसिक दिवालियापन है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ हैं कि थोड़ा बहुत लेट इन्फॉर्म किया, जो भी चीज़ें हैं, बट उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराना वो चीज़ गलत है, जिसके बारे में तो नॉलेज नहीं रखते। अगर आप उसके पीछे बोलना चाहते हो रिस्पॉन्सिबल है तो उसके पीछे एग्जैक्ट सबूत दो, रीजन दो, किस बेसिस पे आप कह रहे हो, बात बताइए। आप ऐसी थोड़ी ना किसी पर आरोप लगा देंगे, बस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कुछ से बोल देंगे, बस सुशांत सिंह केस से ध्यान हटाने के लिए आप बोल देंगे, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल गिराएंगे, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाएंगे। तो क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कि कोरोना वॉरियर्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो इतने दिन रात कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट तो कर नहीं सकते, उनका मनोबल गिरा के उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो जो 24 घंटे वो पीपी किट पहन के पसीने से लथपथ लगा रहता है, क्या उसे मैसेज देना चाहते हैं। मनोबल उसका मोरल डाउन हो जाएगा तो आप ऐसे आज एक ने बोला है कल को दूसरे बोलेंगे। और जिन्हें नॉलेज नहीं है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल, 5 मिनट मास्क पहन के आप दौरा कर लीजिए, वो तो रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट है उनकी पार्टी की। आप जाइए, उन चैलेंज करता हूँ, 15 मिनट जाइए आप किसी भी हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने और वहाँ मास्क लगा के घूम जाइए, और पूरे 15 मिनट में वो मास्क बीच में कम से कम 15 बार उतारेंगे। वो 15 मिनट लगातार मास्क नहीं लगा सकते। आप उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हो आप। तो देखिए, अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते आप, तो कम से कम अपमान मत कीजिए, और कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनको इस्तीफे की मांग की है, तो आपको क्या लगता है, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर वो एक्शन नहीं लेती है और महाराष्ट्र में शिवसेना अगर उन पर एक्शन नहीं करती, तो आपको क्या लगता है देश भर में जो है जो डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है देश भर में, तो क्या ये एक्शन लेगा? जी बिल्कुल लेगा। वहाँ IMA ने भी उपराष्ट्रपति को भी लिखा है, उपराष्ट्रपति जी को भी लिखा है कि आप इनकी राज्यसभा मेंबरशिप पे एक्शन लीजिए, ठीक है। वहाँ डॉक्टर रेजिडेंट एसोसिएशन है, उसने भी स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, और बाकी और संस्थाएं हैं, फोर्डा है, और भी काफ़ी संस्थाएं, वो सब गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रही हैं, एक्शन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिख रहे हैं। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर फिर विचार करा जाएगा, जो भी कोशिश होगी किस तरीके से उन पर प्रेशर बनाया जाए गवर्नमेंट पे एक्शन लेने के लिए, और उनके मानसिक दिवालियापन को सही करने के लिए। उस हद तक हम चाहे हमें
दिल्ली में आप लोग दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर एक्शन नहीं होता तो सरकार का तो यहाँ पे क्या एक्शन होगा आपकी तरफ से? क्या देखिए, एक्चुअली आप देखें तो हम डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स हैं और वो पिछले 4-5 महीने से निरंतर लगे हुए हैं अपने काम में। कुछ भी चीज़ें आई हैं, कुछ भी बीच में दिक्कत हुई, बट वो कंटिन्यू लगे रहे हैं। इस पे हम स्ट्राइक वगैरह तो हम नहीं एक्सेप्ट करते चीज़ें, क्योंकि हमारा काम ही कोई कुछ बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम चाहते हैं हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको जिस चीज़ के हकदार हैं उन्हें वो मिलना चाहिए। और उसके लिए अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सांकेतिक इंडिकेशन सामूहिक रूप से कुछ ना कुछ ऐसा विचार करेंगे जो मैसेज जाए गवर्नमेंट के पास, प्रेशर जाए, कार्रवाई करने को मजबूर हो, चाहे ब्लैक बैंड के थ्रू हो या कुछ भी, वो विचार करा जाएगा। बट अभी लिखा है उपराष्ट्रपति जी को भी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी, और आगे भी प्रेशराइज कर रहे हैं। सब संगठन अपने फॉर्म पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी हम वेट एंड वॉच देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अदरवाइज फिर पूरा देश के कोरोना वॉरियर्स यूनाइट होकर कुछ ना कुछ एक्शन सबक देना चाहते हैं कि इस तरह से जो राजनीतिक पार्टी के जो बड़े बोलेपन जो नेता होते हैं, कम से कम प्रोफेशनल के उसमें वो दखल ना दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसके बारे में आप नॉलेज नहीं रखते, आप उस बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और आपको नहीं बोलना चाहिए अगर आप उस बारे में नॉलेज नहीं रखते और उनके काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप तो खुद से कुछ काम करते नहीं हैं। अनाप शनाप बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। जो काम कर रहे हैं अपनी जान पे खेल के, उनका आप आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं, मनोबल गिरा रहे हैं, मोरल डाउन कर रहे हैं। तो इस बारे में उन्हें नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं किसी को नहीं बोलना चाहिए। इस टाइम पे ज़रूरत है, काफ़ी लोगों ने मोरल अप किया है, अप्रिशिएट किया है, सब पूरे देश ने। मोदी जी बार बार कह रहे हैं और बाकी सभी लगे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हैं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, वो ना बोलें। उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है और सख्त एक्शन की भी विनती है। और मोदी गवर्नमेंट से भी मैं मांग करता हूँ उन पर सख्त से सख्त एक्शन हो। और उपराष्ट्रपति जी से मेरा निवेदन है कि उनकी राज्यसभा सदस्यता कैंसिल करें।